पिछले क्लास में फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर चल रहा है, ईडी करंट, जिसको भंवर धारा के नाम से जाना गया। इसी को फूको धारा भी कहते हैं। 1895 में इस धारा की खोज हुई। कहीं कहीं 1875 लिखा हुआ किसी बुक में मिलेगा, 1895 कहीं लिखा हुआ मिलता है 1875। इसलिए तुमको क्या मतलब है, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है कब खोजा गया, ये कभी ऑब्जेक्टिव भी नहीं बन सकता है। एक नॉलेज के लिए तो जान लो कि 1895 का मतलब या 1875 का मतलब 18वीं शताब्दी जब, हाँ, और कहीं लिखा हुआ मिला 1897 और कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा 1875। तो इस फेरे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जान लो कि 19वीं सदी लगभग आने वाला, 1900 लगभग आने वाला था, यानी मॉडर्न फिजिक्स का जमाना लगभग नजदीक आने वाला था। उसी समय इसकी खोज की गई। सर मॉडर्न ने इसी में 1857 दिया, 1857 दिया और एनसीईआरटी में 1800 नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। लिखने वाले देखो, कम्युनिकेशन का अभाव था उस जमाने में, संचार की सुविधा थी। आज हम कुछ भी करते हैं तुरंत सोशल मीडिया में आ जाता है। नहीं, बर्थडे होता है तो चॉकलेट बांटते हुए सोशल मीडिया, घर से निकलते समय नया शर्ट पहनना सोशल मीडिया। तो ये कम्युनिकेशन इतना हाई लेवल पर बढ़ गया। उस समय बहुत बड़ी बड़ी खोज लोग कर रहे थे, तो सब अपने अपने घर में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने देश में खोज किया। ईडी करंट की जब खोज फूको ने किया तब खोज तो हो गई। मैगजीन में भी यदि वो बात आती थी तो मैगजीन में भी सब जगह प्रचार नहीं होता था। मैगजीन किसी जिला में ही खत्म हो गया, किसी खास क्षेत्र में वो मैगजीन चल रहा है, दूसरे जगह वो मैगजीन नहीं चल रहा, यानी उसको एक्सेप्ट करा। ये भंवर धारा की खोज कब की गई, खोज कब की गई और भंवर धारा के बारे में लोग कब जाने, लोग कब जाने मतलब साइंटिफिक व्यू से वो कब प्रचलित हो गया, इससे संबंधित बात होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फूको ने इसकी खोज की थी, फुकाल्ट धारा के नाम से इसको जाना गया। तो निश्चित है कि खोजे होंगे वो जिंदा रहने से पहले, लेकिन इसके बारे में लोगों की जो जानकारी हुई बाद में, लोग इसके बारे में जाने। बहुत इस प्रकार के भी है कि उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए था, लेकिन मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई। मिलना संभव नहीं होता मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार, लेकिन फिर भी सम्मान है ना। काम बहुत पहले लोग किया। मेंडल ये अनुवांशिकता वाला बहुत पहले उन्होंने ब्रून में पत्रिका छपी थी और उस पत्रिका में उन्होंने बहुत सारी चीजों की जानकारी दी थी अनुवांशिकता के बारे में। लेकिन बहुत दिन के बाद, उनके मरने के बहुत दिन के बाद वह उस पत्रिका में लिखी गई बात से लोग सहमत हुए और लोगों को इसकी जानकारी अच्छी तरह मिल पाई। साइंटिफिक ब्रांच में वो प्रवेश किया और उस मान्यता मिली। तो खोज करना और मान्यता मिलना दोनों में अंतर है। खोज किया गया और मान्यता मिल गया, तो ये मान्यता मिल गई। भंवर धारा की खोज हुई और भंवर धारा को मान्यता मिली, यानी उसके द्वारा कोई मॉडल बन पाया और उसका हम प्रयोग में उसका कर सकते हैं, यानी उसके आधार पर कोई इक्विपमेंट काम करना शुरू कर दिया, तभी ना सफलता मिलती है। जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान से कुछ खोज किए और खोज के बाद वो परिणाम को प्रकाशित किए, यानी निष्कर्ष दिए, तो वो निष्कर्ष हो गया सिद्धांत। अब उस सिद्धांत के द्वारा जब कोई उपकरण बन जाएगा
और उस सिद्धांत के आधार पर वो उपकरण काम करना शुरू कर देगा तो उसको कहा जाएगा टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी जब बन जाती है ना तभी उसको प्रामाणिकता मिलती है। नहीं तो सिद्धांत, यदि सिद्धांत बन गया और टेक्नोलॉजी में वो आ ही नहीं रहा है तो वह सिद्धांत मान्य नहीं माना जाएगा। इस प्रकार भंवर धारा के बारे में 1895 कहीं लिखा हुआ है, कहीं 1897 लिखा हुआ है, कहीं 1875 लिखा हुआ है। तो हम कौन सही है हम भी नहीं कर सकते क्योंकि इस समय हम भी तो नहीं थे। इसलिए किताब के आधार पर ही ना सब लोग बोलते हैं। तब तुम लोग भी इसको इसी तरह याद रखो कि 1895, 97, 1875 की जो भी बात है इससे कुछ अलग फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि खोज हुई होगी 1857 के पहले, 1857 के पहले फूको ने इसको खोजा होगा, लेकिन ये इसको मान्यता मिली 1875 के बाद ही। 1875 की कोई बुक लिख रहा है तो उसको भी कहीं से कोई सोर्स जानकारी दिया तब ने 1875 लिखा। भंवर धारा के बारे में कहीं चर्चा होती है 1875 में भी, और 1895 में क्लियरेंस हुआ होगा, 1897 में इसको क्लियरिफिकेशन मिला होगा कि हाँ भंवर धारा मान्य है, सही है, और इस पर आधारित बहुत सारा तकनीकी विकास किया जा सकता है। इसलिए तुम लोग ये जान लो कि भंवर धारा की जानकारी का जो पीरियड है वह मूल रूप से 1855 से शुरू होता है और 1897 पर लास्ट होता है। ठीक है। भंवर धारा किस प्रकार की धारा है? तो लेंज का नियम और फैराडे का नियम, दोनों के नियमों के संयुक्त प्रभाव से ही भंवर धारा की उत्पत्ति होती है। यानी दोनों नियम का उपयोग होता है तभी भंवर धारा उत्पन्न होती है। भंवर धारा उत्पन्न होने की जो क्रिया है यह तो स्वाभाविक क्रिया है। इस क्रिया में खोज किया माइकल फैराडे ने और इस क्रिया के बारे में खोज किया लेंज ने, लेकिन हो तो पहले से रहा हो। अब ये भंवर धारा मूल रूप से किस प्रकार की धारा है तब तुम लोग जानते हो। इसमें दो जो आते हैं, एक है माइकल फैराडे, तो फैराडे का नियम और ये लेंज का नियम। फैराडे जो खोज किए और लेंज जो खोज किए, उन दोनों के बारे में तुम लोग जानते हो कि फ्लक्स चेंज करता है तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फैराडे का कहना है, यानी डी फाई बटे dt बराबर विद्युत वाहक बल। फ्लक्स परिवर्तन की दर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समानुपाती होता है और समानुपातिक स्थिरांक के को 1 मानने कहा गया। और लेंज का नियम जो है वो कहता है कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है ये विलोप होता है। अब यहाँ जो परिवर्तन की बात है डी फाई और dt में, इसमें यदि एक कॉइल है और एक चालक है, कॉइल को करंट देते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है, और एक चालक है अलग से। चालक मतलब धातु का कोई टुकड़ा। अब यदि कॉइल ये नरम लोहा का छड़, ये नरम लोहा का छड़ है और इसमें हम ऐसे 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 कॉइलिंग कर दी और इसको हम करंट देते हैं तो उस समय ये मैग्नेट बन जाता है। यहां एक प्लेट रखा हुआ चालक का, मतलब धातु का, और कंडक्टर होना चाहिए। जितना अच्छा कंडक्टर होगा ये प्रयोग उतना शार्प दिखेगा। अब इसमें हम ऐसे इसको लटकाए हुए हैं और इसको घुमा रहे हैं या इसको इसमें दोलन करवा रहे हैं।
दोलन करवा रहे हैं, तो ये दोलन कर रहा था जिस समय करंट नहीं दिए थे। लेकिन जब करंट इसको दे देंगे, यानी ये ऐसे है और यहाँ स्विच दे दिए, यहां से करंट इसको मिल गया, तो जैसे ही हम स्विच ऑन कर देंगे तो ये रुक जाएगा। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई बल काम करना शुरू हो जाएगा। तो वह जो बल है वह एक कैसा बल है? सेंट्रीपेटल फोर्स है, यानी केंद्र पर झूलते हुए झूले को बीच में रोक दे। इसका मतलब है कि इधर से जितना फोर्स लग रहा है इधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तब ना वो बीच में ठहर रहा है। तो इसमें एक मिडिल पॉइंट की ओर इशारा करते हुए एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अब यह जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है? तो यहाँ एक करंट पैदा होगा। जैसे ही इसमें हम करंट देंगे तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र में ये प्लेट ऐसे ऐसे कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय फ्लक्स बोल सकते हैं कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र बदलना, एकदम चुंबकीय क्षेत्र ही फ्लक्स है नहीं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से फ्लक्स प्रभावित हो जाता है। तो जब B का मान बदल रहा है तो फाई भी तो बदल कैसे रहा था? पहले ये स्थिर है, ये स्थिर है, ये घूम नहीं रहा, और इसको हम स्थिर ही रहने दें और इसमें हम करंट दे दें तो ये चुंबक बन गया, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ये स्थिर है तो स्थिर रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन पहले से ये घूम रहा था, पहले से ये घूम रहा था, गति कर रहा था, दोलन कर रहा था, और तब हम करंट दिए इस कॉइल को, तब ये चुंबक का क्षेत्र बना, और उस चुंबक के क्षेत्र में वो चालक जो है वो इंटरप्ट कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, वो गति कर रहा है। तब चुंबक का क्षेत्र बदलेगा कि नहीं? चुंबक का क्षेत्र बदला तो फ्लक्स परिवर्तन हुआ, फ्लक्स परिवर्तन हुआ तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और वह विद्युत वाहक बल उसी का विरोध करेगा जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। तो उत्पन्न किसके कारण हुआ? इसके घूमने के कारण। अभी हम शुरू में बोले थे कि ये नहीं घूमता है और तब हम देते हैं इसको करंट, तब यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं होता है, तो यहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो। दो स्टेज समझना है। एक स्थिति में बताए कि ये खाली खड़ा है, घूम नहीं रहा, और ये जो है कॉइल, इसमें करंट अभी नहीं दिया, खड़ा था, करंट दे दिया, तो ये चुंबक बन गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। खड़ा था, खड़ा रहेगा, तब कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, वहां विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हुआ, वहां भंवर धारा उत्पन्न नहीं हुआ। अब दूसरी स्थिति जानो कि ये पहले से घूम रहा था, दोलन कर रहा था, और तब इस कॉइल को हम करंट दिए, तब ये चुंबक बना, और चुंबकीय क्षेत्र जो बना ना, उस चुंबकीय क्षेत्र में पहले से रनिंग कर रहा है वो चालक, तब वहां फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होंगे, और फिर उसी परिवर्तन का विरोध करेगा। ये घूमने के कारण तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, तो इसको रोकने लगे, तो बेचारा रुक जाए। रुक गया मतलब यहाँ एक कोई ना कोई बल जरूर कार्य किया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और वह इसकी गति के विपरीत दिशा में बल लगाएगा कि नहीं? रोकने के लिए गति के विपरीत दिशा में हम दौड़ के जाने लगेंगे बाहर, तो कोई उधर से बल लगाएगा हमको रोकने, हम जाने लगेंगे अंदर, तब इधर से बल लगाएगा, तो इसमें विपरीत दिशा से बल लगा, उसी को कहते हैं गति का विरोध करता है। अब यदि ये घूमने वाला ऐसे घूमते रहता, वृत्तीय पथ पर घूमते रहता, तब रोकने वाला भी उल्टा वृत्त में घूमता, तो वो जो उल्टा वृत्त में घूमता रोकने वाला, वो जो धारा उत्पन्न करेगी वह प्रेरित धारा भंवर धारा के नाम से जाना। क्या तक क्लियर? दूसरी स्थिति इसमें तुम लोग को बताए थे कि चाहे तो
इसको घुमाओ, इसको स्थिर रखो, या इसको घुमाओ, इसको स्थिर रखो, तो दोनों स्थिति में भंवर धारा पैदा हो जाती है। परिभाषा लिखा है भंवर धारा की। इसमें एक चीज और तुम लोग को उस दिन बताए थे कि एक चुंबकीय क्षेत्र है और एक दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। दोनों चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो असमरूप है, समरूप है, और यह जो है समरूप है। असमरूप चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया समरूप चुंबकीय क्षेत्र। असमरूप में चुंबकीय क्षेत्र तो खुद बदल रहा है, इसलिए यहाँ कोई चालक रखते हैं तो उसको घुमाने की जरूरत नहीं होती है, फ्लक्स बदल जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब यह भंवर धारा उत्पन्न होगी कि प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? प्रेरित धारा की कोई भी दिशा हो सकती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में यदि ऐसे परिवर्तन हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे परिवर्तन हो रहा था क्लॉकवाइज, तो जो विद्युत वाहक बल से धारा निकलेगी प्रेरित धारा वो एंटी क्लॉकवाइज। यदि एंटी क्लॉकवाइज परिवर्तन हो रहा था क्लॉकवाइज होने लगेगा, विपरीत दिशा मतलब विरोध होगा। यहाँ क्या है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल रहा है। अब इसमें चालक जो हम रखते हैं ना, इसी चालक को घुमा देते हैं। अब ये चालक घूमेगा तब चुंबकीय फ्लक्स उसका बदलने लगेगा और उससे जो करंट निकलेगा वह करंट प्रेरित करंट के रूप में रहेगा, इसके घूमने का विरोध करेगा। ये यदि पहले से वृत्तीय पथ पर घूम रहा था तो निकलने वाला करंट भी वृत्तीय पथ पर घूमेगा, लेकिन दिशा उल्टा होगी। एक क्लॉक है तो एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक है तो समझ में आ रहा है? ये भंवर धारा की स्पेशल विशेषता है। अब इसके बाद उपयोग जानना है। भंवर धारा की परिभाषा जरा लिख लो। चुंबकीय क्षेत्र एवं चालक, चुंबकीय क्षेत्र एवं चालक की आपेक्षिक गति के कारण, की आपेक्षिक गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। यह विद्युत वाहक बल एक प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। एक प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। यदि इस प्रेरित धारा का पथ घुमावदार होती है, घुमावदार होती है, तो इसे भंवर धारा कहते हैं। इसे भंवर धारा कहते हैं। हम ये लिखा रहे, यही परिभाषा एकमात्र होगी ये जरूरी नहीं है, तुम इसको समझो और अपने ढंग से लिख सकते हो। हम इसको लिखाते दो स्टेप में, ये अलग लिखाते इसको अलग लिखाते तब भी हो जाता। तो हम इसको क्या किए कि चुंबकीय क्षेत्र और चालक में लिखा दिया अपेक्षिक गति।
एगो बदलता है, एगो नहीं बदलता है। एक चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, आपेक्षिक गति हो गया। आपेक्षिक गति से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, यहां तक फैराडे का नियम आ गया। अब वो विद्युत वाहक बल उस परिवर्तन का विरोध करते हुए प्रेरित धारा दे देगा, यहाँ लेंज का नियम आ गया। और वह जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई वह डिपेंड करेगा कि जो परिवर्तन हो रहा था, चाहे तो चुंबकीय क्षेत्र बदल रहे थे या तो फिर चालक गति कर रहा था, यानी चुंबक गति कर रहा था या तो चालक गति कर रहा था, दोनों में से कोई एक तो जरूर गति कर रहा था। यदि चालक वृत्तीय घूम रहा था तो करंट भी वृत्तीय होगा, यदि चुंबक वृत्तीय घूम रहा था तो उत्पन्न करंट भी वृत्तीय होगा। वृत्तीय पथ पर गति करने वाला यह जो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, इसी को भंवर धारा कहते हैं। लिखा है घुमावदार होती है, तुम लिखो तो वृत्ताकार होती है, एक ही चीज है। तो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने वाली धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसी को भंवर धारा कहते हैं। लिखना, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने वाली, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने वाली प्रेरित धारा को भंवर धारा कहते हैं। आधा लाइन में डिफरेंस, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने वाली प्रेरित धारा को भंवर धारा कहते हैं। थोड़ा सा नोट करना चाहिए, भंवर धारा लिख के फैराडे और लेंज, जरा तुम लोग नियम लिख देना। का नियम आधा भाग इसका फैराडे के नियम पर और आधा भाग इसका लेंज के नियम पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन रहेगा भंवर धारा की उत्पत्ति में सहायक है फैराडे का नियम, लेंज का नियम, ए और बी दोनों ऐसा रहता है। तो फैराडे का नियम और लेंज का नियम दोनों काम कर रहा है। इसके बाद असमरूप चुंबकीय क्षेत्र का एक फिगर दे दो और एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र का फिगर दे दो। फिगर तुम जितना अच्छा बना सकते हो, तुम्हारे हाथ की कला अपना अलग अलग होगा सब है। और एक तो ये बना दो, हम बनाने इसको थोड़ा एक दूसरे ढंग से बनाते हैं, ऐसे है, एक ऐसे है ना। और समरूप चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र खुद से बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र खुद से चेंज हो रहा है। और समरूप है और ये खुद से चेंज हो रहा है। ठीक है। और यहाँ हम एक चालक दे दिए, ये चालक जो है ना, ये चालक स्थिर है। और इसमें क्या करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को नहीं घुमाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करते हैं। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, चालक को ही घुमा देते हैं ना, चालक को ही घुमाते हैं। तो यहां भी करंट ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां भी वृत्तीय करंट बनेगा और यहां भी वृत्तीय करंट बनेगा। ये जो घुमावदार धारा है इसमें नहीं बना के यहां दिखा दो, नीचे ऐसे दिखा दो। अच्छा थोड़ा कष्ट करके लिख लो इसको। इसमें देखो इधर से ये घूम रहा था ना, ये डायरेक्शन ऐसे है ना, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। यहां से ये जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे जा रहा है ये ऊपर जाए, ये ऐसे जा रहा है ये ऊपर जाए, ये ना। और इसमें क्या है कि इधर से घूम रहा था ना ये, तो ये ऐसे घूमेगा,
ये ऐसे जा रहा था, यानी ये किस क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। भावर धारा दोनों है तो होगा ना। अब ये इधर से है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यानी उल्टा जाएगा, यही खाली जानना है, अपोजिट रहेगा। जैसे घूमते रहेगा उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भंवर धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि उसको विरोध करना है ना। मूल जो क्रिया हो रही थी परिवर्तन का, उसका विरोध करेगा। भंवर धारा से हानि, फिगर बना लो और जल्दी लिखो। लिखते जाओ, तब तक सुनना। भंवर धारा में हानि क्या हो सकती है? तो तुम लोग तो जानते हो कि भंवर धारा में लेंज के नियम का पालन होता है, लेंज के नियम का। और लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण होता है। लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण हो रहा है, तो जो भंवर धारा उत्पन्न होगी, वह भंवर धारा अपने अंदर जो उसके पास ऊर्जा होगी, वह उस ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देगा। उस ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, यानी ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो गया। प्रेरित धारा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, और जहां ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी, वहां प्रेरित धारा से ऊष्मा उत्पन्न होते होते ऊष्मा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऊष्मा का मान ज्यादा हो जाएगा तो वहां वो पिघल जाएगा, गल जाएगा, नुकसान होगा, इक्विपमेंट खराब हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में ऊष्मा क्षय, ताम्र क्षय, विद्युत क्षय की क्रिया होती है। ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे उसमें तुम समझ जाएंगे। अभी खाली यही जानो कि ये भंवर धारा से जो हानि है ना, वो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हो जाता है। तो उस हानि से बचने के लिए ट्रांसफार्मर बनाने वाला थोड़ी व्यवस्था कर लिया है। क्या व्यवस्था कर लिया कि सिंगल क्रोड का यूज नहीं किया है, कई क्रोड का यूज किया है, और सब क्रोड पटलित रख दिया। पटलित क्रोड, जैसे ऊष्मा से हमको बचना है, ऊष्मा से यदि बचना है तो ये मान लो प्रोटेक्टिव वाल है, इसको ऊष्मा मिल रही है, तो ये ऊष्मा के कारण बहुत ज्यादा हीट हो सकता है। लेकिन यदि हम यहां इसमें किया हुआ है, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज सब अलग अलग है, यदि पूरा ये सॉलिड रहता, ये लेयर बाय लेयर बना हुआ, ये कॉपी लेयर बाय लेयर है कि नहीं, एक पेज पर दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज सब अरेंज किया हुआ है कि नहीं। और इस तरह का एक ठोस ले लेते, ठोस लोहा का एक चदरा, इतना मोटा ही लोहा का चदरा है, और उसको ऊष्मा जब मिलेगा तो वो पूरी ऊष्मा का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि ये ऊष्मा का क्षय नहीं करता है, इसके पास हीटिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यदि यही चदरा पतले पतले चदरे को जोड़ के बना दिया जाए, पतले पतले चदरे को जोड़कर बना दिया जाए, हम कभी 11th में बताते वो मजबूत ज्यादा होगा। अब यहाँ बताएंगे कि पतले पतले चदरे से जोड़ के बनाया गया, तो ये क्या करेगा, ज्यादा हीट नहीं होने देगा इसको, ये ज्यादा हीट इसको, यदि ये सॉलिड पूरा एक ही चदरे का बना होता, इसको ऊष्मा मिलती, तो ये जितना गर्म हो जाता, और यही इतना ही मोटा, लेकिन पतला पतला चदरा को मिला के एक साथ बांध के उतना मोटा बना लेते हैं, तब वो उतना गर्म नहीं होगा, उतना हीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले एक लेयर हीट होगा और वह लेयर दूसरे लेयर को हिट करेगा, तो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच ऊष्मा को गुजरना पड़ेगा वैक्यूम मीडियम से, या एयर मीडियम से, या कोई अनदर मीडियम से। तो जब अनदर मीडियम से गुजरना होगा तो उसमें ऊष्मा क्षय हो गया, फिर दूसरा लेयर इसको देगा, फिर तीसरा लेयर अगले को देगा, तब हर बार कुछ ना कुछ ऊष्मा मार्ग में ये लेने देने की क्रिया में क्षय होते जाएगी। ईंट को हम ऐसे लगा दें, एक ईंट से दूसरे ईंट, तीसरे ईंट, चौथा ईंट,
दिखाता था उसमें मोटिवेशन में वो कोरोना वाला भी वो पकड़ता है कोरोना धीरे धीरे सब ऐसे ईट को भी आता था सब तो लोग देखता होगा तो उसी तरह की स्थिति है कि एक ईट को जब हम ऊर्जा देते हैं तो दूसरे ईट को ऊर्जा मिलती है, लेकिन जितनी ऊर्जा हम फर्स्ट ईट को दिए थे दूसरे ईट को उतनी ऊर्जा लाइन में खड़ा रहेगा 20 आदमी, एक आदमी को ठेल दी तो दूसरे पर गिरा वो तीसरे पर चौथा पर, लेकिन कहीं ना कहीं तो जीरो हो जाएगा, कहीं ना कहीं। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट से सेकंड में ऊर्जा का ह्रास हुआ, सेकंड से थर्ड में भी ऊर्जा का ह्रास हुआ। उसी तरह पटलित जो होती है ना चदरा, पटलित चदरा जो होता है वो ऊष्मा क्षय करता है, यानी ऊष्मा का संचरण किस मेथड से होता है? ऊष्मा का संचरण ठोस में चालन विधि द्वारा, विकिरण संवहन और चालन। हाँ, विकिरण संवहन और चालन। वेरी गुड। अब हम एक चदरा को गर्म किए, एक चदरा को गर्म किए तो उसमें चालन हो गया। अब दूसरे चदरे को मिलने लगेगा तो बीच में विकिरण की क्रिया होगी, बीच में विकिरण हुआ, उसके बाद फिर दूसरा चदरा गर्म हुआ, अब तीसरा को मिलेगा फिर बीच में विकिरण करना पड़ेगा। तब विकिरण की क्रिया में जो ऊष्मा निकली ना, जो यूज हुई ना, वो ऊष्मा क्षय हो गया, जिसके कारण वो ज्यादा गर्म नहीं होगा। इसीलिए पटलित चदरा का उपयोग ट्रांसफार्मर में देखते हो ऐसे ऐसे लेयर पतला ऐसे जोड़ा हुआ रहता है, बहुत पतले चदरे को जोड़कर एक मोटा चदरा ऐसा बनाया जाता है। तो भंवर धारा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी और उस ऊष्मा से बचने के लिए पटलित रूप में धातु के चदरे का उपयोग किया जाता है। इसको जरा लिख लेना, आगे लिखो। भंवर धारा के कारण कुछ उपकरणों में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे उपकरण के नष्ट होने की संभावना होती है। ये क्या लिखा है? भंवर धारा की हानि। यह भंवर धारा की हानि में लिखा है, भंवर धारा की हानि, पहली हानि। क्या लिखा है फिर? भंवर धारा के कारण कुछ उपकरणों में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे उपकरण के नष्ट होने की संभावना होती है। जैसे ट्रांसफार्मर में इससे बचने के लिए ट्रांसफार्मर में सिंगल क्रोड के बदले, इससे बचने के लिए ट्रांसफार्मर में सिंगल क्रोड के बदले पटलित क्रोड का उपयोग किया जाता है। पटलित क्रोड का उपयोग किया जाता है। पटलित मतलब क्रोड लेयर बाय लेयर होगा। पटलित क्रोड का उपयोग किया जाता है। फिर 2 नंबर देना है। भंवर धारा के कारण ताम्र क्षय, ब्रैकेट में धातु क्षय, धातु क्षय की क्रिया
ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर में होता है मतलब स्टेबलाइजर में भी होता है, स्टेबलाइजर में जो है ट्रांसफार्मर है। अब देखो भंवर धारा का उपयोग, भंवर धारा का उपयोग भंवर धारा का उपयोग नंबर 1 रेल ब्रेक के रूप में, रेल ब्रेक के रूप में रेल की धुरी के निकट एक ब्रेक ड्रम होता है। हाँ डैश देते लिखो, रेल की धुरी के निकट a brake drum present besides the axle of train। एक ब्रेक ड्रम होता है, उस ब्रेक ड्रम में नरम लोहा का क्रोड होता है, नरम लोहा का क्रोड होता है, जिस पर कुंडली नुमा तार लिपटी होती है, कुंडली नुमा तार लिपटी होती है। उस ड्रम के बीच में धुरी घूम रही होती है, उस ड्रम के बीच में धुरी घूम रही होती है। जैसे ही क्वाइल में धारा दी जाती है, जैसे ही क्वाइल में धारा दी जाती है, घूमती हुई धुरी, घूमती हुई धुरी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न करता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न करता है, जिससे भंवर धारा निकलती है, जिससे भंवर धारा उत्पन्न होती है और धुरी के घूमने का विरोध करती है, और धुरी के घूमने का विरोध करती है। जिससे धुरी रुकने लगती है और रेल का पहिया रुकता है। और रेल का पहिया रुकता है। अधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी में ऐसे ब्रेक का उपयोग किया जाता है। अधिक तेज गति से चलने वाली गाड़ी में
ऐसे ब्रेक का उपयोग किया जाता है। ब्रैकेट में लिखो बुलेट ट्रेन। देखो जो लिखा है इसको रटना आसान नहीं है, रट के रखना चाहोगे तो गड़बड़ हो। बिल्कुल रटना नहीं है, इसको सिंपल ही समझ लो। ये धुरी है, धुरी तेजी से घूम रहा है, यहाँ एक चक्का लगा हुआ है, यहाँ है धुरी का कुछ हिस्सा बाहर है चक्का से, धुरी का कुछ हिस्सा पहिया से आगे है थोड़ा सा, और यहाँ ड्रम है, धुरी पर लगा हुआ है ड्रम। ड्रम मतलब एक चदरा का बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर गप नहीं करो, ध्यान से सुनो। धुरी रड है ना, ये यहाँ पहिया है और धुरी पर यहाँ है ऐसे 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 एक बॉक्स की तरह ड्रम लगा हुआ, और इस ड्रम में कच्चा लोहा का क्रोड है और उस क्रोड पर कॉइल लिपटा गया है। जैसे ही कॉइल को करंट मिलता है कॉइल मैग्नेट बन जाता है, कॉइल मैग्नेट बन गया और उस मैग्नेटिक फील्ड में धुरी तेजी से घूम रही है, तो चुंबकीय फ्लक्स तेजी से बदल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा, प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी वो मूल परिवर्तन का विरोध करेगा, यानी धुरी के घूमने का विरोध करेगा। तो ऐसी विपरीत दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न, प्रेरित धारा मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन दौड़ता होगा, तो वो प्रेरित धारा जो है इसको रोकना शुरू किया, तो ये यहीं से ब्रेक इस पर लगने लगा और धुरी रुक जाएगी, पहिया रुक जाएगा। हाई स्पीड में जो चल रही है गाड़ी उसको इसी तरह रोका जा रहा है, तो इस पर जर्क एहसास नहीं होगा। रेल में, इंडियन रेल में लोहा का प्लेट ऐसे रोकता है, चक्का के बगल में लोहा का प्लेट ब्रेक दिया तो ऐसे जाकर कैच किया, तो सब पैसेंजर को झटका लगा। लेकिन वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, करंट से रुकता है, तो स्मूथली ब्रेक लगेगा और उस ब्रेक के कारण कोई जर्क एहसास नहीं होगा। चलो दूसरा लिखो, विद्युत भट्ठी में, विद्युत भट्ठी में भंवर धारा का उपयोग होता है। विद्युत भट्ठी में भंवर धारा का उपयोग होता है। अब विद्युत भट्ठी क्या है, इसके बारे में डिटेल से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। विद्युत भट्ठी में वही होता है ना कि कॉइल बना हुआ है, कॉइल है और उसमें एक धातु का प्लेट है, धातु के प्लेट को करंट, ये कॉइल को करंट मिला, मैग्नेट बन गया और धातु का प्लेट रनिंग कर रहा है, तो रनिंग कर रहा है तो भंवर धारा उत्पन्न होगी, भंवर धारा से ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस ऊष्मा के कारण भट्ठी हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और यदि उसमें बताया ना ट्रांसफार्मर में ऊष्मा के कारण प्लेट हीट हो रहा था, तो वो नॉन यूजफुल था। अब भट्ठी में जो हीट उत्पन्न होगा वो यूजफुल होगा, उसका उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार विद्युत के प्रभाव से भंवर धारा की सहायता से विद्युत भट्ठी कार्य करता है। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर में भी इसका उपयोग किया जाता है भंवर धारा से, और उसके आधार पर भी करंट की माप करने में सुविधा होती है। तो चलो भंवर धारा कंप्लीट हो गया। अब इंडक्टेंस ऑन प्लेन समझना है। इंडक्टेंस ऑन प्लेन, किसी समतल पर L का वैल्यू, एक प्लेन है जिसकी त्रिज्या R है,
इस पर प्रवाहित होने वाली जो धारा उसका मान प्रेरित धारा का मान। तो D बराबर समतल पर म्यू नोट बटे 2 NI/R पिछले चैप्टर में बताया। हाँ, वो उसी से निकला है। तो म्यू नोट बटे 2 NI/R, ये B का वैल्यू है एक वृत्तीय चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये B का मान हो गया। अब इसमें हम फाई का मान देखेंगे। तब फाई बराबर क्या हो जाएगा? B A cos थीटा। cos थीटा हटाते हैं क्यों? थीटा का मान 0 डिग्री करते हैं। यहाँ B का मान है म्यू नोट अपॉन 2 NI/R और A का मान पाई आर स्क्वायर। यहां से ये कटा, ये किसका वैल्यू हो गया? फाई का। NI पाई आर। अब D फाई बटे dt, यानी फाई में होने वाला जो परिवर्तन होगा, या यहां से तुम लोग तो ये जानते ही हो कि फाई बराबर L और ये फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन लेंथ का नियम से निकला है ना। फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन प्रेरित धारा का समानुपाती होता है। तब फाई बराबर LI। अब यहां हम L बराबर I/I करते हैं। फाई का मान यहां से यहां रख दो, म्यू नोट अपॉन 2 NI पाई आर बटे I। अब ये I से I, L बराबर बाय 2 N पाई आर। ये हो गया इंडक्टेंस ऑन ए प्लेन। इस स्मॉल n के बदले, हाँ इस कैपिटल है ना, स्मॉल n इसको बदल सकते हैं। n बराबर होता है N/L। n बराबर, तो ये कैपिटल है ये n, तब यहां L का मान म्यू नोट अपॉन 2, फिर यहां हो जाएगा n के बदले NL पाई इनटू, या नोट कर लो यहां तक। समझ में आया कि नहीं? फिर से जरा एक बार देख लो। B बराबर लिखे, B बराबर म्यू नोट बटे 2 NI बटे फाई बराबर B इंटू A, फिर यहाँ फाई बराबर NI बटे R, A का मान पाई आर स्क्वायर, म्यू नोट बटे 2 NI पाई R। फाई बराबर NI किसके नियम से? लेंस के नियम से। L बराबर फाई अपॉन I, L बराबर ये वैल्यू यहाँ पुट हो गया। अब इसमें देखो, यदि फ्लक्स के मान को भी n मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी फ्लक्स के मान को भी n मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ फाई के जगह पर n था, तो यहाँ एक n, यहाँ n स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर और यहाँ भी n स्क्वायर पाया, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हम एक सूत्र पर पहुंचेंगे। L बराबर म्यू
नोट बटे 2 n स्क्वायर पाया, यही तक छोड़ दे। तो स्वाभाविक है कि फाई को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे कि 1 सेकंड में कितने बार चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है, फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन की जो संख्या है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उतना ही बार बदलेगा, यानी फेरों की जो संख्या होगी, फेरों की जो संख्या होगी उसके आधार पर। फाई बराबर n फाई O2। तो उल्टा को जल्दी से इंडक्टेंस इफेक्ट का प्रदर्शन, ये यहाँ वाला जो पॉइंट है इंडक्टेंस इफेक्ट को शो करना है। यहाँ एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, और यहाँ एक बल्ब लगाए और यहाँ भी एक बल्ब लगाए। ये जो है वो L है और ये जो है R है। R प्रतिरोध होता है और L स्वप्रेरक गुणांक या प्रेरकत्व होता है। यहां से करंट स्विच देने के बाद जाता है, यहां से करंट डिवाइड हो गया, इसको भी करंट मिल गया, इसको भी करंट मिल गया, फिर दोनों करंट यहां से जुटा, फिर इधर। अब यहां देखना यह है कि स्विच देंगे, देख रहे हो सब लोग, स्विच देंगे तो ये बल्ब जलेगा, स्विच देंगे तो ये बल्ब भी जलेगा। स्विच तो हम एक बार लगाएं या स्विच दे देंगे, पहले कौन जलेगा, पहले कौन जलेगा, तो पहले जलेगा बल्ब ए, तब जलेगा बल्ब बी, क्योंकि जैसे ही करंट गया, यहां से करंट इसको मिल गया, ये प्रतिरोध था, तो प्रतिरोध जो है वो उस करंट को चेंज नहीं करता है, भले कुछ को जाने को रोकता है, बैरियर है करंट का, लेकिन फिर भी करंट उससे होकर पार किया, यानी करंट को अपने आप में कोई परिवर्तन करना नहीं पड़ा। लेकिन जो करंट यहां गया वो सब करंट सब अपना ड्रेस खोलेगा और नया ड्रेस बनेगा, तब इसको जलाएगा। कल लेट हो जाएगा तो इसको ड्रेस बदलना पड़ेगा, इसको ड्रेस बदलना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट जला दिया। समझ में आया? यानी ये अपने आप को चेंज करेगा। तब कौन सा चेंज कर, क्या चेंज करेगा, करंट इंड्यूस करेगा, यानी जो धारा पहले से थी ना, उस धारा से वो परिवर्तित धारा यानी प्रेरित धारा में बदलेगा। तो यहाँ प्रेरित धारा के कारण बी बल्ब जलता है और ए बल्ब जो जलता है वो प्रतिरोध के कारण जलता है, तो ये बल्ब जल्दी जलेगा और ये बी बल्ब लेट से जलेगा। एक प्रदर्शन हो, ऑफ कर दो इसको, तो ये पहले बुझ जाएगा और ये बाद तक जलते रहेगा। क्यों बाद तक जलते रहेगा? क्योंकि वो दूसरे का ड्रेस पहने हुए, आप खोल के तब आएगा, अपना फिर बदलेगा तब में निकलेगा, तो इसीलिए टाइम लग गया बीच में।
यानी ये प्रेरित धारा खत्म होने में कुछ देर लग जाएगी, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था, और वह मैग्नेटिक फील्ड जब खत्म होगा तब न प्रेरित धारा खत्म होगी। इसलिए जब तक वो प्रेरित धारा खत्म नहीं होती है तब तक दीपक जलते रहेगा। बस यहाँ एक चित्र बना दो, लिख दो इसमें, स्विच ऑन करने पर ए पहले चलता है, बी बाद में चलता है। लिख लो, पहले चित्र बनाओगे तुम। चल नहीं, इंडक्टेंस प्रभाव पर काम करता है, इंडक्टेंस प्रभाव पर काम करता है। अब ऐसा नहीं पूछा जाए एक तो रहता है कैसे जला रहा है, तो हाँ उस तरह से नहीं होगा, लेकिन जलते हुए तो हम इसको दिखाए थे उस दिन कि लाइन कट गया, यानी स्विच ऑफ कर दिए, तब भी उस एलईडी के कॉर्नर पर लाल बल्ब जल रहा था। वही तो है, इंडक्टेंस से इसमें चल रहा है। जरा उधर वाला पंखा बंद कर देना। फिगर बना तुम लोग, और इससे अच्छा फिगर बनाना, हमको उधर जगह नहीं मिला, गड़बड़ हो गई। इसमें जरा देख लेना, ये प्रेरकत्व तो लगा हुआ है और यहाँ प्रतिरोध लगा हुआ है। प्रतिरोध के कारण बल्ब ये पहले जलेगा और ये प्रेरकत्व के कारण बाद में जलेगा। धीरे धीरे तुमको ये समझना है कि नेचर दोनों का लगभग कुछ न कुछ मिल रहा है। ये प्रतिरोध क्या कहता है कि सबको जाने नहीं देंगे, कुछ को जाने देंगे, और ये कहता है सब रुको और अपने आप में परिवर्तन करो, उसके बाद जाओ। तो रोका तो ये भी, रोका ये भी, इसलिए दोनों के पास लगभग रोकने का प्रकृति है। तब इसी पर ना तुम आगे समझोगे जब सर्किट बनेगा, LCR सर्किट, जिसमें L भी लगा हुआ है, C भी लगा हुआ है, C मतलब धारिता लगा हुआ है, प्रतिरोध भी लगा हुआ है, तब निकलने लगेगा प्रतिरोध का कई प्रकार। तब प्रतिरोध के प्रकार निकलने लगेगा, प्रतिबाधा, प्रतिघात, प्रतिरोध, उसी का रूप बदलना शुरू होगा। तो यहां तुम आग से देख रहे हो, यह चित्र बन गया, लिख लो। स्विच ऑन करने पर, स्विच ऑन करने पर ए पहले जलता है, बी बाद में जलता है। ए पहले जलता है, बी बाद में जलता है, माने लाइटेड होता है। ये पहले लाइटेड होगा, बी बाद में लाइटेड होगा। फिर लिखो, स्विच ऑफ करने पर, स्विच ऑफ करने पर ए पहले बुझता है, बी बाद में बुझता है। इससे स्पष्ट होता है कि ए पर मूल धारा का प्रभाव पड़ता है, ए पर मूल धारा का प्रभाव पड़ता है, जबकि बी पर प्रेरकत्व के कारण प्रेरित धारा का प्रभाव पड़ता है। प्रेरित धारा का प्रभाव पड़ता है। उतार लियो जो मिटा रहे हैं।
परिनालिका में प्रेरकत्व, परिनालिका में प्रेरकत्व, इंडक्टेंस इन सॉलिड वायर, परिनालिका मतलब क्रोड में कुंडली नुमा लपेटी गई तार है और उसे धारा प्रवाहित कराते वह पावरफुल मैग्नेट का निर्माण कर लेता है। परिनालिका में D का मान, परिनालिका में एक फेरा फिर कई फेरे, तो हम यहाँ P बराबर पहले लिखते हैं, एक फेरे के लिए लिखेंगे तो होगा म्यू नोट, फेरों की संख्या एकांक लंबाई में n हो और इसमें I। बताए थे परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान B बराबर म्यू नोट n I, जहां n बराबर n बटे l है, n बराबर n बटे l, समझ रहे हो सब लोग? यानी ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो लंबाई को एकांक करेंगे तब l से भागा होगा, लंबाई तो वही ना है, एकांक जो होता है वो आ जाता है डिनोमिनेटर में। परिनालिका में कुल फेरों की संख्या बड़ी n है, लेकिन परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या छोटी है, ये छोटी n बराबर बड़ी n बटे l हो गया। B बराबर म्यू नोट n I। अब इससे फाई निकाल लो, फाई बराबर B इंटू A। अब यहाँ B का मान है म्यू नोट n I और A का मान A रहने दो। फिर यहाँ म्यू नोट n का मान लिखते हैं n बटे l, लिख सकते हैं, ये छोटी n के बदले बड़ी n बटे, इसके बाद है I और फिर है A। म्यू नोट n I A, एक L दे तो ऊपर, तो एक L देना होगा नीचे। L इसको क्यों ऊपर दे रहे हैं? इसलिए कि वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम पर जा रहे हैं, एरिया है हमारे पास, एक लंबाई इधर दे देंगे तो क्लियर होने लगेगा कि पूरे वॉल्यूम में कितना फ्लक्स है। फ्लक्स से जो बदलेगा वो वॉल्यूम के आधार पर बदलेगा। यानी क्रोड कभी हो सकता है बहुत मोटा बहुत लंबा परिनालिका, तो मोटाई और लंबाई मिलकर वॉल्यूम बनाता है, इसलिए इसको वॉल्यूम में बदलने के लिए इसमें हम L गुना। फिर से इसको जरा सा सोचो कि A के बगल में L लाना जरूरी था। क्यों जरूरी था? इसलिए कि ये जो फाई है वो A और L दोनों के सापेक्ष देखना है, कितना लंबा है और कितना क्रोड मोटा है, दोनों स्थिति में देखना। इसलिए फाई का ये मान हो गया, ये फाई का मान हो गया। अब इसमें यहां तक फाई निकला। अब फाई से तुम समझते हो टोटल फाई पर यदि हम जाते हैं, टोटल फाई, टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स को हम सूचित कर देते हैं और इसमें हम करते हैं ऐसे, समझ में आ रहा है?
अब ये n है, अब वहां फाई का मान निकला हुआ म्यू नोट n i a l बटे, तो यहाँ हो जाएगा म्यू नोट n स्क्वायर i a l स्क्वायर, ये क्या है फाइनस, टोटल फाई है। अब यहां से तुम लोग जानते हो L बराबर I डैश बटे I में I डैश नहीं होगा, करंट को वही ना, तो फाई डैश का मान क्या है तो L स्क्वायर I a l बटे L स्क्वायर I घटा, अब फाइनल फॉर्मूला निकल गया, एक फाइनल फॉर्मूला निकल जाएगा L का, यहाँ लिखते हैं इसको L बराबर L स्क्वायर a l बटे L स्क्वायर। यदि इसको हम वॉल्यूम मान लें, V मान लें, AL बराबर वॉल्यूम मान लेंगे और इसको सूचित कर देंगे V से, L बराबर म्यू नोट n स्क्वायर AL के बदले V बटे, जहाँ V को मानना पड़ेगा वॉल्यूम ना, वेग मत समझ लेना, वोल्टेज मत समझ लेना, क्या कंफ्यूजन आ सकता है, इसीलिए हम यही घेर दिए पहले, यही याद रखो, ठीक है। इसी को यहाँ थोड़ा सा एक L, यहाँ एक L, यहाँ भी। अब कोई दूसरा सूत्र में वॉल्यूम की बात नहीं करेगा, तब क्या होगा म्यू नोट L स्क्वायर a बटे, ठीक है। थोड़ा और बढ़ाए, इधर बढ़ा दें तो बड़ी n जो है ना, जरा देख लेना, n म्यू नोट कर दिए, बड़ी n बराबर n तो यहाँ L स्क्वायर a l बटे, अब क्या करनी, अब L बराबर म्यू नोट n स्क्वायर, ऐसा मत समझना कि कौन फॉर्मूला याद करे, ठीक है, निकालने जानो, ये सारा फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला निकालने जानना है। लेकिन जो बॉक्स में लिख रहे हैं ना, वो तुमको याद रहेगा, तब तुम्हारा छोटा छोटा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप का आसानी से बनेगा। लेकिन जब भी याद करो तो निकाल के, निकाल के याद करो, ऐसे इसको म्यू नोट n स्क्वायर a बटे L डायरेक्ट नहीं, निकाल के इसको। ठीक है, अब इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल बच गया, और कल बताएंगे।